स्टूडेंट ओके बायोलॉजी में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम देखेंगे भ्रूण या एम्ब्रियो के बारे में। तो इससे पिछले वाले वीडियो तक हमने दोहरा निषेचन की प्रक्रिया के अंतर्गत सत्य निषेचन के दौरान युग्मनज का निर्माण कैसे होता है वो पढ़ा था, और जो दूसरा निषेचन होता है जिसको अपन त्रिक ट्रिपन फ्यूजन बोलते हैं, उसके दौरान हमने जो भ्रूणपोष बनता है उस भ्रूणपोष से और भ्रूणपोष के जो 3 प्रकार होते हैं और भ्रूणपोष के कार्य को देखते हुए हमने पिछला वीडियो देखा था। जिन्होंने ये वीडियो नहीं देखा तो वो पिछले वीडियो को आप ज़रूर देखें, तो उसको भ्रूणपोष आप उस समझिए। अब उस भ्रूणपोष से पोषण का उपयोग करते हुए किस तरह से युग्मनज भ्रूण में कन्वर्ट होता है या भ्रूण में डेवलप होता है, विकसित होता है, तो वो सारी प्रक्रिया अपने पढ़ने वाले हैं। और जो आवर्तबीजी, जो द्विबीजपत्री और एक बीजपत्री होते हैं, उनमें किस तरह से भ्रूण की संरचना होती है, कौन कौन से उसके भाग होते हैं, तो वो सारी बातें इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं। तो भ्रूण का मतलब होता है, ये भ्रूण किससे बनेगा, ये युग्मनज से बनेगा। जब युग्मनज एक कोश की संरचना होती है उस तरह उसमें किस तरह से समसूत्र विभाजन होते होते और भ्रूणपोष से पोषण लेते हुए ये एक परिपक्व भ्रूण में बदलेगा, तो वो सारी प्रक्रिया अपन पढ़ने वाले हैं। तो देखिए, सबसे पहले तो भ्रूण एम्ब्रियो मतलब ये बनता कैसे है कि एक नरयुग्मक था और एक अंडकोशिका थी, उसके संयोजन से द्विगुणित युग्मनज बनता है जो विकसित होकर भ्रूण का निर्माण करता है। यही जो युग्मनज है यही विकसित होकर भ्रूण का निर्माण करेगा। तो भ्रूण युग्मनज से भ्रूण निर्माण की प्रक्रिया को यहाँ पर अपने एक शब्द जोड़ सकते हैं, युग्मनज से परिपक्व भ्रूण निर्माण की प्रक्रिया को भ्रूणोद्भवन या भ्रूणोद्भवन भी लिखते हैं इसको, या एम्ब्रियोजेनेसिस कहते हैं। तो युग्मनज से जब भ्रूण बनेगा, परिपक्व भ्रूण बनेगा युग्मनज से, तो उस प्रोसेस को अपन भ्रूणोद्भवन या एम्ब्रियोजेनेसिस कहेंगे। अब बात यह आती है कि ये कहाँ बनता है, इसकी स्थिति कहाँ होती है। तो जहाँ पर युग्मनज बना था वहीं पर भ्रूण भी बन जाएगा। तो भ्रूणकोश जो होता है, भ्रूणकोश के जो बीजाणुद्वारी सिरा होता है पर ही विकसित होता है जहाँ पर युग्मनज स्थित होता है। तो जहाँ पर युग्मनज बना था सत्य निषेचन से, वहीं पर वो युग्मनज ही डेवलप होकर भ्रूण का निर्माण कर लेगा। तो ये सारी बातें अपन पढ़ने वाले हैं। तो सबसे पहले अपन पढ़ेंगे तो द्विबीजपत्री पौधे होते हैं उनमें भ्रूण का निर्माण। तो सबसे पहले अपन पढ़ेंगे द्विबीजपत्री पादपों में भ्रूण का परिवर्धन कह दो या डेवलपमेंट कह दो या उसका विकास होने की प्रक्रिया। तो अपन द्विबीजपत्री सबसे पहले द्विबीजपत्री पादपों में पढ़ने वाले हैं। तो द्विबीजपत्री पादपों में कैसे बनता है देखिए। तो ये बीजांड जो होता है उसमें जो भ्रूणकोश होती है, उस भ्रूणकोश के बीजाणुद्वारी सिरे पर यहाँ पर युग्मनज बना था, तो हम इस युग्मनज को बाहर निकाल लेते हैं। तो ये युग्मनज है, ये द्विगुणित युग्मनज बन गया। अब युग्मनज क्या करेगा, सबसे पहले एक अनुप्रस्थ विभाजन से 2 कोशिकाएं बनाएगा। तो इसको अपन बोलेंगे 2 सेल स्टेज। ये फिर इस एक कोशिका को अपन शीर्ष कोशिका कहेंगे, एक को आधारी कोशिका कहेंगे। ये जो नीचे वाले आधारी कोशिका है ये भ्रूण के निर्माण में मुख्यतः भाग नहीं लेगी, जो शीर्ष कोशिका है वो भ्रूण में भाग लेगी। अब धीरे धीरे क्या होने वाला है, इससे जो शीर्ष कोशिका होगी, ये शीर्ष कोशिका उसके अंदर 4 सेल स्टेज आएगी और आधारी कोशिका है कि स्पेशल लंबे तंतु निलंबक का निर्माण करेगी। तो इसको अपन बोलेंगे 4 सेल स्टेज। फिर धीरे धीरे इसके अंदर 8 सेल स्टेज आएगी। क्या आएगी इसके अंदर, 8 सेल स्टेज यानी 8 कोशिकाएं बन जाएगी। फिर धीरे धीरे ये भ्रूण है वो गोलाकार स्थिति के अंदर आ जाएगा। गोलाकार स्थिति के अंदर बाद में ये भ्रूण धीरे धीरे हृदयाकार स्थिति आकृति के अंदर चला जाएगा और फिर ये परिपक्व हो जाएगा यानी परिपक्व भ्रूण बन जाएगा। तो इस परिपक्व युग्मनज से परिपक्व भ्रूण निर्माण के दौरान कई तरह की स्टेजेस पढ़ेंगे अपन, कई तरह की अवस्थाएं आएगी कि युग्मनज पहले एक कोशिका था वो 2 में बदलेगा, फिर 4 में, फिर 8 में, फिर 16, फिर 32। मतलब इसमें जो विभाजन होंगे वो चलते रहेंगे। और एक बात और याद रखनी, इसमें जो विभाजन होंगे वो माइटोटिक यानी समसूत्री विभाजन प्रकार के होने वाले हैं। तो जैसे जब ये 8 कोशिका बन जाएगी तो ये गोलाकार आकृति धारण कर लेगा। फिर इसमें कोशिकाएं बढ़ती रहेगी, विभाजन चलते रहेंगे, ये हृदयाकार अवस्था में आ जाएगा। हृदयाकार के बाद में इसको अपन परिपक्व भ्रूण कहेंगे। तो जो परिपक्व भ्रूण से पहले की जो स्टेजेज होगी उसको अपन बोलेंगे प्राक भ्रूण। क्या बोलेंगे उसको, प्राक भ्रूण, या इसको अपन बोलेंगे प्रो एम्ब्रियो। क्या बोलेंगे, प्रो एम्ब्रियो या प्राक भ्रूण। यानी परिपक्व भ्रूण से पहले जो भ्रूण की अवस्थाएं होंगी या जो अविकसित भ्रूण होगा उसको अपन प्राक भ्रूण या प्रो एम्ब्रियो बोलेंगे।
तो अब द्विबीजपत्री पादपों में अपन पढ़ रहे हैं, तो ये तो आपको एक जनरल इंट्रोडक्शन बताया था कि किस तरह से ये द्विबीजपत्री पादपों में बनते हैं। तो सबसे पहले देखिए अपन इसको, ये युग्मनज है, ये चलिए इसको नेक्स्ट पेज से अपने स्टार्ट करते हैं। देखिए यहीं से एक बार देख लेते हैं, ये युग्मनज है, ये द्विगुणित कोशिका है। सबसे पहले युग्मनज में क्या होगा, समसूत्री विभाजन होगा, ये ध्यान रखिएगा, समसूत्री विभाजन। और सबसे पहला जो विभाजन होगा वो अनुप्रस्थ होगा, यानी जो अक्ष होगा उस अक्ष के 90 डिग्री पर होने वाला है। तो जिससे ये युग्मनज क्या होगा, देखो 2 भागों में बढ़ जाएगा, मतलब ये जो युग्मनज है ये 2 भागों में बढ़ जाएगा इस तरह से। तो इसकी 2 कोशिकाएं बन जाएगी। तो इस कोशिका को थोड़ा अपन अलग दिखा देते हैं। ये जो नीचे वाली कोशिका, ये जो अब ये जो कोशिका होगी नीचे वाली, इसको तो अपन कहेंगे आधारी कोशिका, आधारी कोशिका, जिसको अपन कहेंगे बेसल सेल। ये तो बनेगी आपके बीजांड द्वार की तरफ। आधारी कोशिका किधर बनने वाली है, बीजांड द्वार की तरफ, ये याद रखिएगा। और जो दूसरी कोशिका होती है, जो ऊपर वाली कोशिका होती है, इसको अपन बोलेंगे शीर्ष कोशिका या अग्रस्त कोशिका भी कह देंगे, और अंग्रेजी में बोले तो इसको अपन कहेंगे एपिकल सेल या इसको टर्मिनल सेल भी कह देंगे। और ये कहाँ किधर होती है, ये नींव भाग की ओर होती है। तो अभी भ्रूणकोश में युग्मनज के अंदर इस तरह से 2 कोशिका अवस्था, इस स्टेज को अपन बोलेंगे 2 सेल स्टेज। कौन सी अवस्था आ गई है, 2 सेल हो गई इसके अंदर। अब धीरे धीरे क्या होने वाला आगे नेक्स्ट, इसमें समसूत्री विभाजन चलते रहेंगे। और अब ये जो आधारी कोशिका है, इसमें तो केवल और केवल अनुप्रस्थ विभाजन चलेंगे आगे। कैसा विभाजन होगा, ध्यान रखिएगा, जो आधारी कोशिका होगी उसमें केवल और केवल अनुप्रस्थ होंगे, जबकि शीर्ष कोशिका में कुछ अनुप्रस्थ भी होंगे, कुछ अनुदैर्ध्य भी होंगे। और जो मुख्य भ्रूण का निर्माण करेगा वो शीर्ष कोशिका के द्वारा होगी। तो मुख्य रूप से भ्रूण के निर्माण में ये भाग लेती है। देखो मुख्य रूप से भ्रूण का निर्माण कौन करेंगी, शीर्ष कोशिका या आधारी कोशिका। या तो भ्रूण में भाग नहीं लेगी या बहुत कम मात्रा में केवल मूल के कुछ पार्ट जैसे मूल गोप का निर्माण करने में भाग लेगी। बाकी मुख्य रूप से जो भ्रूण का निर्माण होगा वो शीर्ष कोशिका के द्वारा होने वाला है। ये जो आधारी कोशिका है ये भ्रूण में भाग नहीं लेगी या बहुत ही कम भाग लेती है। तो अब क्या होने वाला, देखिए ये जो आधारी कोशिका है इसमें केवल अनुप्रस्थ विभाजन होते हैं, इस तरह से अनुप्रस्थ विभाजन। तो इससे क्या होगा, एक लंबा तंतु जैसी संरचना बनेगी। और शीर्ष कोशिका में इस तरह से विभाजन होंगे। शीर्ष कोशिका में जैसे ये शीर्ष कोशिका है, इस शीर्ष कोशिका में पहला विभाजन होता है अनुदैर्ध्य यानी अक्ष के अनुदिश, और दूसरा होता है इसके ठीक लंबवत यानी अनुप्रस्थ। और इस तरह से इसके अंदर 4 सेल बन जाती है। ये तो 4 सेल बन गई शीर्ष कोशिका की। इसी तरह से आधारी कोशिका में केवल और केवल अनुप्रस्थ विभाजन होते हैं और इस तरह की एक संरचना बन जाती है, लंबी लंबी संरचना बनने लगती है इस तरह से। और इसकी जो अंतिम कोशिका है वो फूलने लगती है इस तरह से। तो ये इसके अंदर आधारी कोशिका में केवल और केवल अनुप्रस्थ विभाजन होते हैं। तो जो ये आधारी कोशिका इस तरह से अनुप्रस्थ विभाजन करके एक लंबी सी संरचना बन रही है, इस संरचना को हम कहेंगे निलंबक। क्या कहने वाले हैं इसको, निलंबक, या इसको अंग्रेजी में कहते हैं सस्पेंसर। सस्पेंसर कह देंगे इसको। ये देखिए ये स्टेज आ गई 4 सेल स्टेज। देखिए ऊपर शीर्ष कोशिका में 4 कोशिकाएं बन गई, तो इसको बोलेंगे अपन 4 सेल स्टेज, या इसको बोलेंगे हिंदी में चतुष्टांशक या क्वाड्रेंट स्टेज भी कहते हैं इसको। चतुष्टांशक या क्वाड्रेंट स्टेज, यानी शीर्ष कोशिका में 4 कोशिकीय स्थिति आ गई। और जो आधारी कोशिका थी इसमें अनुप्रस्थ विभाजन करते करते ये एक लंबा तंतुनुमा संरचना बना। तो निलंबक क्या होता है, ये एक लंबा तंतुनुमा रचना है। ये लंबी तंतुनुमा रचना है, स्ट्रक्चर है। जो आगे देखिए इसके स्पेशल ये क्या काम करता है वो भी अपन देखने वाले हैं।
तो अभी ये 4 कोश की अवस्था आ जाएगी। अब इसके पश्चात आएगी 8 कोश की अवस्था, तो वो देख लेते हैं अपन। तो इसके बाद में आती है 8 कोशिकीय अवस्था, और वो कैसे देखिए, ये इस तरह से, जैसे अपने इधर पढ़ लेते हैं 8 कोश की स्टेज। ये हो गई अपनी 8 कोश की, ये 4 थी, और इस तरह से इसमें 8 कोश की अवस्थाएं आएगी, जैसे 1 2 3 4 5 6 7 और 8। ये 8 सेल इसके अंदर बन चुकी है। और ये तो हो गई 8 कोश के अवस्था भ्रूण की। और यहाँ पर नीचे की तरफ जो आधारी कोशिका है वो निलंबक बना रही है, ये निलंबक बन रहा है। ये 6 से लेकर लगभग 10 कोश की एक लंबा तंतु होता है, और ये इसकी जो अंतिम कोशिका होती है वो फूली हुई रहती है इस तरह से, ये इसकी कोशिकाएं रहेगी। तो ये अपन इसको बोलेंगे 8 कोशिकीय या 8 सेल स्ट्रक्चर। इसको अपन बोलेंगे, ये क्वाड्रेंट तो पहले आएगी थी, इसको अपन ऑक्टेंट स्टेज भी बोलेंगे। क्या बोलेंगे? ऑक्टेंट या अष्टांशक अवस्था। ये भ्रूण की अष्टांशक अवस्था आ गई। अब इसमें क्या होगा, अष्टांशक अवस्था के अंतर्गत आते आते देखिए इसमें होने वाला क्या है। ये पहले अपन पढ़ लेते हैं निलंबक। ये निलंबक जो 8 सेल की स्ट्रक्चर है भ्रूण की, उसकी निलंबक की जो सबसे ऊपरी कोशिका होती है, जो बिल्कुल पराग भ्रूण के बिल्कुल ठीक जुड़ी हुई है ऊपर वाली कोशिका, इस कोशिका को हम बोलेंगे हाइपोफाइसिस। क्या बोलेंगे? हाइपोफाइसिस। और इसकी जो अंतिम कोशिका जो फूल जाती है, उस फूली हुई कोशिका को अपन कहेंगे चूसकांग। ये निलंबक की संरचनाएं हैं, या इसको बोलेंगे स्टोरियम। इसको निलंबक की पहली कोशिका जो परागभ्रूण की ओर होती है, मतलब परागभ्रूण से जुड़ी रहती है, ये परागभ्रूण से जुड़ी हुई है। देखो ये परागभ्रूण है, इससे जुड़ी हुई कोशिका निलंबक की जो पहली कोशिका है, इस कोशिका को अपन कह रहे हैं हाइपोफाइसिस। और इसकी जो अंतिम कोशिका है जो कि फूली हुई रहती है और ये चूसकांग की तरह काम करती है, इस कारण इसको हिस्टोरियम कहते हैं। ये जैसे नाम से स्पष्ट है, ये भ्रूणपोष से भोज्य पदार्थ जो होते हैं, पोषण होते हैं, उनको अवशोषण करके भ्रूण को देने का काम करेगी। ये 8 सेल स्टेज आ गई। अब इसमें देखिए ये जो ऊपर की 4 कोशिकाएं हैं, पराग भ्रूण की 8 सेल अवस्था के ऊपर की जो 4 कोशिकाएं हैं, इन 4 कोशिकाओं को अपन कहते हैं एपीबेसल सेल। एपीबेसल सेल। ये एपीबेसल सेल क्या करेगी, आगे चलकर विभाजित होती रहेगी, इनमें विभाजन चालू रहेगा। और ये क्या करेगी, ये एक तो बनाएगी प्रांकुर, जिसको प्लूम्यूल भी कहते हैं। ये प्रांकुर बनाएगी आगे चलकर। जो बीज पत्र बनेंगे कोटिलेडोन्स, उन बीज पत्रों का निर्माण करेगी। और इसके अलावा जो एक पार्ट होगा बीज पत्रोपरिक, बीज पत्रोपरिक, जिसको अपन कहेंगे एपिकोटाइल। क्या कहेंगे? एपिकोटाइल, उसका निर्माण करने वाली है ये। तो ये एपीबेसल सेल ये काम करेगी। और इसके ठीक जो नीचे की 4 कोशिकाएं हैं, उनको हम कहेंगे हाइपोबेसल सेल। हाइपोबेसल सेल, ये हाइपोबेसल सेल, ये एपीबेसल तो इस तरह से काम करने वाली है, ये बनाएगी आगे। और जो हाइपोबेसल सेल होती है, ये क्या करेगी, एक तो बनाएगी मूलांकुर। मूलांकुर, इसको रेडिकल भी बोलते हैं अपन, क्या बोलते हैं? रेडिकल। तो मूलांकुर बना लेगी। मूलांकुर के अलावा एक महत्वपूर्ण बीज पत्राधार, बीज पत्राधार, जिसको अपन कहेंगे हाइपोकोटाइल। हाइपोकोटाइल, ये बना लेगी। तो ये इस तरह से इसके अंदर जो हाइपोबेसल सेल है वो मूलांकुर और बीज पत्राधार का निर्माण करेगी, बीज पत्राधार का निर्माण कर लेगी। और ये जो प्रांकुर होगा, ये फिर इससे प्रो निकलेगा और मूलांकुर से मूल निकल जाएगा। तो ये स्थिति होने वाली है। इसी के साथ साथ इसमें क्या होता है कि इसमें ये जो 8 सेल स्टेज है, इसमें 2 परिणत विभाजन होते हैं इस तरह से। एक तो ये हो गया,
और एक और होता है। तो इस तरह से 2 परिणत विभाजन होते हैं इसके अंदर। तो इस परिणत विभाजन होने से मतलब यहाँ पर क्या हुआ, 2 परिणत विभाजन हुए जिसको अपन पेरिक्लाइनल परिणत, इसको अपन पेरिक्लाइनल डिवीजन भी कहेंगे, वो गए। 2 परिणत विभाजन हुए। उस परिणत विभाजन से क्या हुआ आगे कि इसके अंदर 3 तरह की परतें बन गई कोशिकाओं की, एक बाहरी वाली, एक मध्य वाली और एक भीतरी परत। तो इस तरह से इसके अंदर 3 परतें बन गई। तो जो इसकी बाह्य परत होती है, मतलब इसकी जो सबसे बाहर की परत है बाह्य परत, ये जो बाह्य परत होती है ये बनाती है त्वचाजन, और ये त्वचाजन आगे जाकर क्या बनाएगा, इसकी बाह्य त्वचा बनाएगा। क्या बना लेगा, बाह्य त्वचा। और जो बीच वाली परत होती है, जो मध्य परत होती है, मध्य परत, वो क्या बनाएगी, ये तो त्वचाजन बना लेगी। और जो मध्य परत होती है वो बनाएगी एक वलकुटजन, और वलकुटजन ये वलकुट का निर्माण करेगी। इसके अंदर आगे चलकर क्या बनाएगी, वलकुट। और जो सबसे अंदर वाली होती है उसको बोलेंगे अपन अंतः परत, और ये अंतः परत क्या क्या बनाएगी, रंभजन बनाएगी। और ये रंभजन है वो हमारे जो जाइलम और फ्लोएम सवन उत्तक होते हैं, उन सवन उत्तकों का निर्माण करेगी। तो इस तरह से 2 परिणत विभाजन होंगे। 2 परिणत विभाजन होने से 3 परतें बन जाएगी। परिणत विभाजन कौन से होते हैं, ऐसे डिवीजन होते हैं जो कि अनुत्तर लेयर ऑफ सेल बनाते हैं, यानी जो सेल की जो अन्य परतें होती है, जैसे एक कोशिका होती है, ये जैसे कोशिकाएं हैं, इन कोशिकाओं में एक विभाजन हो गया तो 2 परतें बन गई, तो ये परिणत विभाजन है। तो यहाँ पर 3 परतें बन जाती है, बाह्य, मध्य और अंतः। बाह्य परत त्वचाजन बनाती है, मध्य परत वलकुटजन बनाएगी, अंतः परत रंभजन बनाएगी। त्वचाजन बाह्य त्वचा बना लेगी, वलकुटजन वलकुट बना लेगी, और रंभजन सवन उत्तक बना लेगी। तो इस तरह से ये 8 सेल स्टेज इसके अंदर आ चुकी है, और निलंबक बन चुका है। निलंबन की पहली कोशिका जो अपने पराग भ्रूण से जुड़ी हुई है उसको हाइपोफाइसिस कह रहे हैं। यह हाइपोफाइसिस आगे जाकर क्या बनाएगी, ये मूल गोप का निर्माण करेगी। हाइपोफाइसिस मूल गोप के निर्माण में सहायक होती है, तो ये मूल गोप का निर्माण कर लेगी आगे चलकर। अभी ये जो भ्रूण है ये आगे देखो किस तरह से, अभी ये गोलाकार स्टेज में है। इस 8 सेल स्टेज को अपन क्या बोलते हैं, गोलाकार अवस्था है। ये जैसे आपको दिख रहा है बिल्कुल गोलाकार। अब धीरे धीरे ये हृदयाकार अवस्था में आएगा, मतलब ये जो भ्रूण है ये धीरे धीरे हृदयाकार अवस्था में आ जाएगा। इस तरह से ये जैसे हृदयाकार अवस्था में है, ये इस तरह से आ जाएगा। ये जैसे भ्रूण है वो हृदयाकार अवस्था में आ जाएगा धीरे, इसको अपन बोलेंगे हृदयाकार अवस्था। ये निलंबक होगा ही, ये हाइपोफाइसिस होगा, हाइपोफाइसिस, ये होगी चूसकांग, और इसको अपन पूरे को निलंबक कहेंगे या सस्पेंसर कहेंगे। फिर धीरे धीरे देखिए इसमें क्या होने वाला है, ये बिल्कुल परिपक्व भ्रूण बदल जाएगा, और इस तरह से इसके अंदर स्टेज आ जाएगी। परिपक्व भ्रूण बदल कर ये इसके अंदर इस तरह से ये भ्रूण है वो बदल जाएगा। इस अवस्था में आ जाएगा ये भ्रूण। तो यहाँ पर क्या बन जाएंगे, ये 2 तो बीज पत्र बन जाएंगे। बीज पत्र, ये बीज पत्र देखिए यहाँ से निकल रहे हैं। तो इस बीज पत्र के जो स्तर है, इस स्तर का ऊपरी भाग कहलाता है बीज पत्रोपरिक। बीज पत्रोपरिक जिसको अपन अंग्रेजी में कहते हैं एपिकोटाइल, यानी जहाँ से बीज पत्र निकल रहे हैं ये इनका स्तर है। तो इससे ऊपर का जो पार्ट है वो बीज पत्रोपरी रहेगा, और बीज पत्रोपरिक का जो अंतिम बिंदु होगा वो कहलाएगा परांकुर। यानी बीज पत्रोपरिक होंगे वो कहाँ पर समाप्त होंगे, कहाँ पर एंड होता है उनका, वो परांकुर पर जाके, ये बीज पत्रोपरिक ये ऊपर जाते जाते यहाँ पर परांकुर पर एंड हो जाएगा इसका। और इस बीज पत्र के इस तरह से जो नीचे का पार्ट होगा उस पार्ट को हम कहेंगे हाइपोकोटाइल या बीज पत्राधार।
बीज पत्राधार, ये इसको हम कहेंगे हाइपोकोटाइल। इसका एंड कहाँ पर होगा जाके, इसका एंड होगा मूलांकुर पे जाके, मूलांकुर। और मूलांकुर का शीर्ष भाग पे होता है मूलगोप, ये जो कि कौन बनाएगा, हाइपोपाइसिस बनाने वाली है। तो ये एक परिपक्व भ्रूण है, परिपक्व भ्रूण। ये इसकी हृदयाकार अवस्था है, हृदयाकार अवस्था। ये इसके बाद में ये हृदयाकार अवस्था से ये परिपक्व भ्रूण बदल जाएगा। तो परिपक्व भ्रूण में क्या क्या हुआ, बीज पत्र होंगे। बीज पत्र जहाँ से निकल रहे हैं उससे इस तरह से ऊपर का जो भाग है उसको अपन बीज पत्रोपरी कह रहे हैं, एपिकोटाइल। एपिकोटाइल कहाँ पर समाप्त होता है जाके, एपिकोटाइल प्रांकुर पर जाके समाप्त होता है। इस बीज पत्र के आधार से जो नीचे का पार्ट है, ये नीचे का पार्ट, ये ऊपर का पार्ट बीज, और नीचे का जो पार्ट है वो बीज पत्राधार, यानी बीज पत्र का आधार ही, यानी हाइपोकोटाइल। और हाइपोकोटाइल नीचे आते आते कहाँ पर समाप्त होता है, ये मूलांकुर पे। ये जो संरचना है इसको अपन कहेंगे मूलांकुर, ये मूलांकुर पर समाप्त हो गया। तो और मूलांकुर ढका होता है मूलगोप से, जो कि हाइपोपाइसिस जो सेल थी निलंबक की वो बनाने वाली है। तो इस तरह से हमारे द्विबीजपत्री भ्रूण के अंदर ये संरचनाएं पाई जाती है। अब इसको अपन देख लेते हैं कि द्विबीजपत्री भ्रूण के अंदर क्या क्या संरचनाएं पाई जाती है। तो अपन इसको एक बार और देख लेते हैं कि इसमें देखिए, एक तो निलंबक है इम्पोर्टेंट, जो आधारी कोशिका से बना हुआ है, जो 6 से लेकर 10 कोशिकीय संरचना इसके अंदर पाई जाती है, जो सूचकांक की तरह काम करता है। और इसके बाद में इसमें कई सेल की स्टेज आई, जिसमें 4 सेल, 8 सेल, फिर गोलाकार, फिर हृदयाकार, और फिर परिपक्व भ्रूण के अंदर ये कन्वर्ट हो चुका है। तो एक तरह से आपको ये ध्यान रखना है कि परिपक्व भ्रूण का चित्र बनाना आपको, तो ये ध्यान रखना है। परिपक्व भ्रूण के अंदर बीज पत्र होते हैं, ये एक भ्रूणी अक्ष मान लें अपन, तो इस पर 2 बीज पत्र लगे होते हैं, और बीज पत्र के इस तरह का ऊपरी भाग बीज पत्रोपरी कहलाता है, जो कि प्रांकुर पर एंड होता है, उसका समाप्त होता है। और बीज पत्र के इस तरह से नीचे का पार्ट बीज पत्राधार या हाइपोकोटाइल कहलाता है, जो मूलांकुर पर समाप्त होते हैं। ये स्थिति है। अब ये आ गया मूल गोप, जो कि इसकी सुरक्षा करने का काम करेगा। तो इस तरह से तो विकसित होता है अपने द्विबीजपत्री पादपों के अंदर भ्रूण। अब अपन पढ़ लेते हैं एक बीजपत्री जो पादप आते हैं। तो यहाँ पर एक इम्पोर्टेंट चीज़ ये देखना है आप, एक तो निलंबक क्या है। तो निलंबक, जिसको अपन सस्पेंसर भी बोलते हैं, ये कहाँ से विकसित हुआ है, ये आधारिक जो कोशिका थी, आधारी कोशिका, उसमें अनुप्रस्थ विभाजन से, उसमें बहुत सारे अनुप्रस्थ विभाजन हुए, और उन अनुप्रस्थ विभाजन से 6 से लेकर 10 सेल से बना लंबा तंतुनुमा भाग है। अब ये इसका इम्पोर्टेंट काम है, देखो ये सस्पेंस करेगा, ये क्या करेगा, जो पराग भ्रूण होता है उसको किसकी तरफ धकेलेगा, मतलब ये भ्रूणकोश की तरफ, जो भ्रूणकोश होता है, भ्रूणपोष, भ्रूणपोष, उस भ्रूणपोष की तरफ भ्रूण को भोजन के लिए उसकी तरफ धकेलेगा। तो इसका मुख्य कार्य क्या हो गया, विकसित हो रहे भ्रूण को, विकसित हो रहे भ्रूण को, जो भ्रूणपोष होता है, भ्रूणपोष की ओर धकेलना, ये उसको सस्पेंस करता है, धकेलना होता है। तो इसका मुख्य कार्य क्या है, विकसित हो रहे जो भ्रूण है उसको भ्रूणपोष की तरफ धकेलेगा, तो उसको पोषण मिलेगा और भ्रूण अच्छी तरह से विकसित हो जाएगा। तो एक बात यहाँ पर ये ध्यान रखनी है। दूसरी बात ये ध्यान रखनी है कि बीजपत्रोपरिक व बीजपत्राधार क्या होते हैं, बीजपत्राधार, इसको तो अपन बोलते हैं एपिकोटाइल और इसको बोलते हैं हाइपोकोटाइल। तो ये क्या होते हैं, जो बीजपत्र के स्तर से ऊपर वाला भाग, ऊपर वाला भाग तो क्या कहलाएगा, बीजपत्रोपरिक, और बीजपत्र से जो नीचे स्तर से जो नीचे वाला भाग क्या कहलाएगा, वो बीजपत्राधार कहलाएगा, बीजपत्राधार।
ये जो बीजपत्राधार है ये कहाँ पर समाप्त होता है जाके, समाप्त कहाँ होता है, ये मूलांकुर पर समाप्त होता है जाके। कहाँ समाप्त होता है, ये मूलांकुर पे। जैसे ये जो आधारी कोशिका है ये अनुप्रस्थ विभाजन से 6 से 10 कोशिकीय संरचना बना रही है और ये विकसित हो रहे भ्रूण को भ्रूणपोष की तरफ धकेल रही है। बीजपत्रोपरिक या बीजपत्राधार क्या होते हैं, बीजपत्र के स्तर से ऊपर का भाग बीजपत्रोपरिक और बीजपत्र के स्तर से नीचे का भाग बीजपत्राधार। ये बीजपत्राधार कहाँ पर समाप्त होता है, मूलांकुर पर। बीजपत्रोपरिक या एपिकोटाइल कहाँ पर समाप्त होता है, ये जाकर समाप्त होता है परांकुर पर। देखिए अब परांकुर से मूलांकुर से क्या निकलेगा, मूल तंत्र, और परांकुर से क्या निकलेगा, परोह तंत्र। ये तो थे अपने द्विबीजपत्री की संरचना के बारे में कंप्लीट। अब देख लेते हैं अपन एक बीजपत्री। तो ये द्विबीजपत्री भ्रूण का जो संरचना है नामांक चित्र वो आप ध्यान में रखिएगा, ये आपको इम्पोर्टेंट बात है, ये आपको ध्यान में रखना है। अब पढ़ लेते हैं अपन एक बीजपत्री भ्रूण। एक बीजपत्री भ्रूण की संरचना, यानी दोनों में डेवलपमेंट तो लगभग एक जैसा होता है लेकिन फिर भी कुछ इसके अंदर डिफरेंस होता है। एक बीजपत्री भ्रूण की संरचना, तो एक बीजपत्री भ्रूण में क्या होता है, देखो इसके अंदर होता है ये है कि जैसे ये इसके अंदर एक पार्श्व के अंदर इसमें ये एक बीजपत्री भ्रूण होता है। तो इसमें ये एक बीजपत्री में जैसे नाम से स्पष्ट है एक बीजपत्री भ्रूण की संरचना, तो इसमें केवल एक ही बीजपत्र होता है। अब वो एक बीजपत्र कौन सा होता है, मतलब इसमें होता है एक इम्पोर्टेंट बात है, इसके अंदर एक बीजपत्र होता है और उस बीजपत्र का नाम है स्कूटेलम। उस बीजपत्र को क्या कहते हैं, स्कूटेलम या स्कूटेलम। अब ये जो स्कूटेलम होता है ये भ्रूण में अग्रस्थ या शीर्ष स्थिति में लगा होता है, जिसको अपन शीर्ष स्थिति कहेंगे, शीर्ष स्थिति में लगा होता है ये। जबकि अगर प्रांकुर देखें तो ये प्रांकुर है वो थोड़ा साइड के अंदर यानी पार्श्व में स्थित होता है। तो अपन ये तो होता है एक स्कूटेलम, ये क्या होता है, स्कूटेलम। ये इसके अंदर होता है प्रांकुर। अभी इस एक बीजपत्री की विशेषता ये होती है कि जो प्रांकुर होता है वो एक विशेष कवरिंग यानी एक आवरण से ढका हुआ होता है। इस आवरण को अपन कहेंगे प्रांकुर चोल, प्रांकुर चोल कहेंगे इसको, प्रांकुर चोल, या इसको अपन कहेंगे कोलियोप्टाइल, कोलियोप्टाइल। ये केवल एक बीजपत्री में पाया जाएगा। इसी तरह से ये इसमें मूलांकुर है, मूलांकुर, मूलांकुर ढका होता है मूल, आपके मूल आपके पॉकेट से, ये मूलगोप या इसके अंदर रूट टॉप होता है, मूल टॉप, और इसके ऊपर भी एक सुरक्षात्मक एक आवरण चढ़ा होता है जिसको अपन कहेंगे प्रांकुर चोल। ये केवल एक बीजपत्री में मिलेंगे आपको, सॉरी प्रांकुर चोल नहीं, मूलांकुर चोल कह देंगे इसको, मूलांकुर चोल, या इसको अपन कह देंगे कोलियोराइजा। क्या कह देंगे, कोलियोराइजा। तो कोलियोराइजा है ये। तो इस तरह से इसके अंदर कोलियोराइजा और कोलियोप्टाइल ये दो इम्पोर्टेंट स्ट्रक्चर और पाई जाती है। जबकि आप इसके अंदर जो ये प्रांकुर देखोगे ये प्रांकुर बिल्कुल शीर्ष पर नहीं है, जैसे वहाँ पर द्विबीजपत्री पर देख रहे थे तो अपन ये शीर्ष पर था, लेकिन ये थोड़ा सा क्या है, अगर इसका अपन अक्ष देखें, इस भ्रूण का एक सीधा अक्ष लें तो ये थोड़ा पार जो प्रांकुर है ये प्रांकुर कहाँ हो गया, थोड़ा पार्श्व स्थिति में हो गया। और जो आपका ये एक बीजपत्र स्कूटेलम है ये शीर्ष स्थिति पर दिख रहा है आपको। जैसे एक अपन अक्ष लें तो ये तो शीर्ष स्थिति पर हो गया, जबकि द्विबीजपत्री में तो क्या था, ये दोनों साइड के अंदर थे। तो इसके अंदर ये कुछ ये संरचनाएं पाई जाती है। एक तो इसके अंदर एक बीजपत्र होता है जिसको अपन स्कूटेलम कहेंगे, और इसमें जो भ्रूण होगा वो
अगर शीर्ष स्थिति में होगा और जो प्रांकुर होगा वो इस एकबीजपत्री पादपों में पार्श्व स्थिति में होगा। ये इम्पोर्टेंट बात है। और जो प्रांकुर होगा वो एक आवरण से, एनवलप से ढका रहेगा, आवरण से ढका रहता है, जिसको प्रांकुर चोल कहेंगे। ये केवल एकबीजपत्री में पाया जाता है। और जो मूलांकुर होगा वो भी एक आवरण से ढका रहेगा, जिसको हम कहेंगे मूलांकुर चोल, चोल कहते हैं। इसको तो अपन कहेंगे कोलियोप्टाइल और इसको हम कह देंगे कोलियोराइजा। ये दोनों एकबीजपत्री पौधों के अंदर पाए जाते हैं। तो इसकी संरचना ये हो गई। अब अगर अपन इसमें डिफरेंस देखें कि एकबीजपत्री और द्विबीजपत्री भ्रूण में फ़र्क क्या है, अंतर क्या है, तो थोड़ा सा देख लेते हैं अपन फटाफट एक बारी। एकबीजपत्री भ्रूण, हालांकि परीक्षा में इस तरह कोई प्रश्न आ सकता है। और एक तरफ बना लेते हैं अपन द्विबीजपत्री भ्रूण, द्विबीजपत्री भ्रूण। तो एकबीजपत्री की विशेषता क्या होती है, देखिए एकबीजपत्री में क्या क्या होता है। तो एकबीजपत्री में स्पष्ट है, इसमें एक बीजपत्र पाया जाता है, एक बीजपत्र पाया जाता है और उसको हम क्या कहते हैं, स्कूटेलम। ये याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट बात नाम है ये कि स्कूटेलम क्या होता है। तो एक बीजपत्री में जो एक बीजपत्र होता है वो स्कूटेलम कहलाता है, जबकि इसके अंदर दो बीजपत्र पाए जाते हैं, दो बीजपत्र, जिनको अपन क्या कहेंगे, इनको कोटिलेडोन्स भी कहते हैं अंग्रेजी में। क्या कहेंगे, कोटिलेडोन्स। तो दो बीजपत्र इसके अंदर पाए जाते हैं। अब देखो, ये जो एक बीजपत्री होती है उसमें इस जो एक बीजपत्र पाया जाता है उसकी स्थिति शीर्षस्थ होती है। ये इंपॉर्टेंट बात है, शीर्षस्थ, या जिसको अपन अग्रस्त भी बोलते हैं, ये याद रखिएगा। अग्रस्त स्थिति में होता है ये, क्योंकि अपन ने चित्र देखा था अभी ऊपर। जबकि इसके अंदर जो स्थिति होती है इन दोनों बीजपत्रों की, वो पार्श्व स्थिति होती है। यानी बीजपत्र कहाँ होते हैं, वो पार्श्वीय स्थिति के अंदर स्थित होते हैं। इसको अपन लेटरल भी कहते हैं, लेटरली। क्या कहेंगे उसको, लेटरली। लेटरली यानी पार्श्व स्थिति में होते हैं। तीसरा, इसमें जो बीजपत्र होते हैं वो कहाँ होते हैं, शीर्ष या अग्रस्त स्थिति में, जिसको हम एपिकल या टर्मिनल पोजीशन भी कहते हैं। इसमें जो प्रांकुर होगा एक बीजपत्री में, अभी हमने देखा था, इसमें जो प्रांकुर होगा वो प्रांकुर पार्श्वीय स्थिति के अंदर होता है, पार्श्वीय स्थिति में, जिसको अपन लेटरली कहेंगे। क्या कहेंगे इसको, लेटरली। जबकि इसके अंदर जो प्रांकुर होगा द्विबीजपत्री में, वो अंतिम सिरे पर होगा, अंतिम सिरे पर, मतलब भ्रूणीय अक्ष पर ही होगा। ये कहाँ होगा, भ्रूणीय अक्ष पर ही होगा। देखिए चौथा, इसके अंदर डिफरेंस अपन ये ले सकते हैं कि एक बीजपत्री के अंदर प्रांकुर चोल पाया जाता है, प्रांकुर चोल पाया जाता है, जबकि द्विबीजपत्री में ये एब्सेंट रहता है। इसमें एक और देखा था हमने, मूलांकुर चोल, मूलांकुर चोल पाया जाता है, जबकि मूलांकुर चोल इसमें भी एब्सेंट रहता है द्विबीजपत्री भ्रूण के अंदर। 6 नंबर पर देख सकते हैं, इसका जो निलंबक होता है, जिसको सस्पेंसर हमने कहा था, सस्पेंसर, वो छोटा होता है, बहुत छोटा होता है, 1-2 सेल का बना होता है। जबकि इसमें जो निलंबक होता है, वो जो निलंबक होता है वो 6 से लेकर 10 कोष की होता है, यानी लंबा होता है, लंबा तंतुनुमा स्ट्रक्चर होती है इसके अंदर। तो अगर इसके और ज़्यादा आपको चित्र बना के बताएं तो ये इस तरह से इसका चित्र बन सकता है। देखिए आप इसका इस तरह से इसका डायग्राम बना सकते हैं कि जैसे ये इसके दोनों पार्ट बन गए। ये यहाँ पर ये इसके 2 बीजपत्र हो गए, जैसे ये, और ये हो गया इसका
मूलांकुर और इसको हम कह देते हैं निलंबक। इसको क्या लिख देंगे? निलंबक। ये तो गया इसका प्रांकुर। ये दो हो गए इसमें बीजपत्र, और ये हो गया इसका बीजपत्राधार। बीजपत्राधार ये हो गया निलंबक। जबकि इसके अंदर अभी जो अपने बनाया था वो भ्रूण इस तरह से, इसकी स्थिति देखें तो ये इस तरह से स्थित होता है। ये स्थिति है इसके अंदर। तो दोनों के अपने चित्र बना के देख लिए हैं। तो ये इसके अंदर एक बीजपत्र जो स्कूटेलम कहलाता है, जो कि कहाँ पर है? जो बीजपत्र होता है, और सॉरी इसको गलत बना दिए, इसको आपको इधर बनाना है और इसको इधर बनाना है आपको। तो ये एक बीजपत्रिका है। तो इसके अंदर देखिए एक बीजपत्र है वो शीर्ष स्थिति में है, जबकि जो प्रांकुर है वो इसका पार्श्व स्थिति में है। तो ये आपको ध्यान रखना है। जबकि ये मूलांकुर और मूलांकुर पर है मूलांकुर चोल, मूलांकुर चोल, और प्रांकुर पर पाया जा रहा है प्रांकुर चोल। ये आपको इधर बना लेना है और ये चित्र आपको इधर बना लेना है। ये तो है द्विबीजपत्री भ्रूण, और ये हो गया एक बीजपत्री भ्रूण। ये आपको देख लेना है। नेक्स्ट वीडियो में अपन इसके बीज के बारे में स्ट्रक्चर देखने वाले हैं। ये दोनों के अपने चित्र बना लिए हैं। तो इसमें प्रांकुर हो गया और ये यहाँ पर हो गया मूलांकुर। मूलांकुर के ऊपर आपको मूलगोप दिखेगा। तो ये इस तरह से द्विबीजपत्री भ्रूण की संरचना है। ये एक बीजपत्री भ्रूण के, तो आप इसको आप डायग्राम बना सकते हो। तो नेक्स्ट वीडियो में अपन बीज के बारे में पढ़ने वाले हैं।